हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो इस बार आपकी 7 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में 101% यही सारे प्रश्न आएगा सोशियोलॉजी में, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तैयारी हमारी 7 मार्च 2024 की ज़बरदस्त होगी। सोशियोलॉजी के जितने भी विद्यार्थी हैं और चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आर्ट्स से रिलेटेड, यानी आर्ट्स के आप स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर हो रही है। समाज शास्त्र की तैयारी आज की इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीटली बता दूंगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताएंगे 7 मार्च को आपका 101% यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बहुविकल्पीय बताएंगे, फिर उसके बाद में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे और उसका आंसर भी देंगे जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप 100 में से 95% आप बिल्कुल लाने वाले हो बोर्ड एग्जाम में। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण का प्रभाव नहीं दर्शाता है, यानी कौन सा भारतीय समाज पर प्रभाव जो है नहीं दर्शाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके विकल्प में देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से आपको उसका राइट आंसर अपने कॉपी में लिखना होगा। तो जो पहला प्रश्न है इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक दूरी हो जाएगा पहले प्रश्न का सही विकल्प। आपके हिसाब से क्या होता है राइट आंसर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चंस भी आपको क्या है, क्वेश्चन का आपको विकल्प गलत लग रहा है तो इसका भी आंसर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का डाउट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। इसका आंसर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को अधिकतम पता ही होगा, यानी जो प्यारे हमारे विद्यार्थी हैं उनको अधिकतम इस प्रश्न का आंसर पता होगा। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी M.N. श्रीनिवास जी ने दिया था इसका अवधारणा, समझ में आ गया। फिर जो आपका प्रभु जात है इसकी भी अवधारणा शायद इन्होंने ही दिया था। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए ब्रिटिश काल में जमींदार व्यवस्था के कारण, देखिए ब्रिटिश काल में जमींदार व्यवस्था के कारण उत्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता था, ये आपको बताना है। ए आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में कमी, कृषि उत्पादन में अल्पकालीन वृद्धि, या डी कृषि उत्पादन में अल्पकालीन कमी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, कृषि उत्पादन में कमी होती थी। कहाँ पर, ब्रिटिश काल में जमींदारी व्यवस्था पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्रश्नों को बताएंगे, और भी मैं तैयारी करा रहा हूँ स्टूडेंट। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी, हर साल की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन 2024 की तैयारी अच्छे से हो रही है प्रेजेंट टाइम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो आपके फ्रेंड हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो उनको शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा व्यवसाय भारतीय समाज में उच्च आर्थिक स्थिति वाला है, यानी भारतीय जो समाज है इसमें उच्च आर्थिक स्थिति वाला है। मेडिसिन, पत्रकारिता, कानून, या ये सभी। तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, जहां पर भी ये प्रश्न आपको दिखे उसका आंसर आप डी पर लगा दीजिएगा। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उसका आंसर तो आप पता ही है भैया, तो आप उसका तो आंसर लगा ही लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है ये सभी इनमें से कोई नहीं, या ये सभी इनमें से कोई नहीं, और भी कुछ तरीके से पूछा जाता है इन दोनों में से, तो आपका यानी पूछा जाएगा कि इन, यानी के ए और बी, यानी ए और बी दोनों सही है, तो उस पर भी आप टिक लगा दीजिए जिनको नहीं आता। जिनको आता है वो तो अपने प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत में किस वर्ष उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। तो यहाँ पर वर्ष 1980 को, वर्ष 1985, वर्ष 1991 या वर्ष 1995। तो जो आपका 5 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका 24 जुलाई 1991। क्या है, 24 जुलाई 1991 में भारत में उदारीकरण नीति को क्या है अपनाया गया था। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, भूमंडलीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है, उत्पादन से है,
अर्थव्यवस्था से है, श्रम व्यवस्था से है, या डी वर्ण व्यवस्था है। सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप लोग क्या है वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, क्योंकि काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो भूमंडलीकरण का जो प्रत्यक्ष संबंध है ये आपको बताना है। तो 6 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका श्रम व्यवस्था है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। भारत कब से सांस्कृतिक प्रभावों के लिए खुला दृष्टिकोण अपनाता था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो भारत कब से सांस्कृतिक जो प्रभाव है उनके लिए जो खुला दृष्टिकोण है ये अपनाता था। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। प्राचीन काल से जो भारत सांस्कृतिक प्रभावों के लिए खुला दृष्टिकोण अपनाता था, यानी पहले से ही आपको पता होगा, पहले से ही सांस्कृतिक हमारे इंडिया में सांस्कृतिक पहलू सांस्कृतिक रीति रिवाजों के ऊपर आधारित था। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। देखिए आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और 8वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के कारण किन समाचार पत्रों को अंग्रेजों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। यानी कौन कौन से वो समाचार पत्र हैं जो कि भैया अंग्रेजों यानी जो अंग्रेज आए थे भैया, अंग्रेजों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को झेलनी पड़ी। यानी उन्होंने अंग्रेजों ने जो कहा वो अपने पत्रिकाओं में यानी अखबारों में छापते वो चले गए, जिसको हम समाचार पत्र कहते हैं। आज कल के यानी आज आपके प्रेजेंट टाइम में भी न्यूज़पेपर उसको कहा जाता है, अखबार कहा जाता है हिंदी भाषा में, न्यूज़पेपर इंग्लिश भाषा में कहा जाता है। तो 8वां जो प्रश्न है इनमें से आपका डी हो जाएगा, क्योंकि भैया मातृभूमि, केसरी, अमृत बाजार ये सारी जो पत्रिकाएं होती थी उस समय की, अभी भी कुछ कुछ होती हैं। तो 8वें का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, यहां पर देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार जो आपका 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टीवी बाजार, यानी यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा टीवी बाजार है ये कौन सा है। चीन के बाद की यहाँ पर बात हो रही, तो आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बुक के हिसाब से मुझे कोई जो आंसर है वो कोई और बता रहा था, यानी इनमें से आपका ए बता रहा था, भारत बता रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका आंसर गलत है, क्योंकि चीन के बाद जो जापान ही सबसे ज़्यादा डेवलप है, यानी जो टेक्नोलॉजी में और समय के मामले में जो सबसे ज़्यादा जापान ही काफ़ी विकसित है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि फास्ट है, सबसे ज़्यादा जनरेशन में फास्ट है वो जापान जो है। 2005 हम सब अभी 2024-25 में है, लेकिन वो 2050 के दुनिया में वो जी रहा है जापान। तो यहाँ पर जैसे हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। बुक के हिसाब से ए है तो भारत हमने लगा दिया है। आपके हिसाब से इसका सही विकल्प क्या होता है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। जो अर्नेस्ट क्या है अर्नेस्ट, यहाँ पर देखिए अर्नेस्ट हैकल ने जो है क्या सर्वप्रथम क्या है पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रयोग इन्होंने ही किया था। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड में कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती है स्टूडेंट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, पिछड़े वर्ग की विस्तृत चर्चा, क्या प्रश्न पूछा गया है। पिछड़े वर्ग की विस्तृत चर्चा मद्रास प्रेसिडेंसी में कब से मिलती है ये आपको बताना है। विकल्प में देख सकते हैं 4 आपके पास विकल्प है, इन्हीं के थ्रू आप बताइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसका आंसर आपको पता होगा। तो 11 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका डी हो जाएगा 1872 हो जाएगा, जो कि क्या है मद्रास प्रेसिडेंसी में कब से मिलती है, ये 1872 है। पिछड़े वर्ग की विस्तृत चर्चा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या पूछा गया है। झारखंड के सामाजिक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे ये आपको बताना है। यानी जो झारखंड है इसके जो सामाजिक आंदोलन के प्रमुख नेता हैं ये कौन थे ये बताना है। आपके विकल्प में 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए आपका बिरसा मुंडा, बी आपका गोमधर्म कुंवर, सी सिद्ध कान्हू, या डी अंतरा भगत। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, इनमें से आपका ए हो जाएगा बिरसा मुंडा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 12 नंबर का सही विकल्प है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, अभी तक हमने 12 जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशियोलॉजी का तैयार करा रहा हूँ। तो आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा मैं वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। अभी भी हमने एक 38 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया हूँ, आपने नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब आप हमारा आ चुका है क्लास 12 समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इसका प्रश्न सहित उत्तर भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक परिघटना की क्या समस्याएं हैं, यानी जो सामाजिक परिघटना है इसकी समस्याएं क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर देखिए कितने शब्दों में हमने दिया है, 3 नंबर का आपका बेसिकली ये प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न होता है 3 नंबर का। तो आंसर क्या है, सांप्रदायिकता या जातिवाद जैसी सामाजिक परिघटनाएं समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली समस्याएं हैं, जैसे उच्च जाति व्यक्ति तथा कथित निम्न जात में उत्पन्न हुए व्यक्ति को अपनी से नीचा मानता है। यानी जो सामाजिक परिघटना है इसमें ये बताया गया है पूर्ण रूप से, कहने का अर्थ है यानी जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो छोटे जाति को क्या है नीचा समझते हैं, यानी उनको समझते हैं कि कुछ करने के लायक है नहीं, अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, एक प्रकार से नीचा मानते हैं। ये समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से माना गया है सामाजिक परिघटना का समस्याएं में। समझ में आ गया, जो पहला प्रश्न था इसका हमने आंसर दे दिया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, माल्थस की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले 2 तरीके कौन से हैं। यानी जो माल्थस जी हैं ये जियोग्राफी में ये भी इनके बारे में जियोग्राफी में भी पूछा गया है और ये जनसंख्या के बारे में सबसे ज़्यादा इनका दृष्टिकोण रहता है। तो माल्थस की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 2 तरीकों कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। 3 नंबर का आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला पूछा गया है प्रतिरोधात्मक, यहाँ पर देखिए प्रतिरोधात्मक अवरोध, इसका आंसर देखिए क्या है कि अधिक आयु में विवाह, यौन संयम अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सीमित संख्या में बच्चे पैदा करने को क्या है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि क्या सिद्धांत कहते हैं, या इसका जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण का उपाय कहते हैं। ये प्रतिरोधात्मक अवरोध हो गया। दूसरा जो है नैसर्गिक, यहाँ पर देखिए नैसर्गिक अवरोध, अकालों एवं बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों को नैसर्गिक अवरोध कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि माल्थस की जो जनसंख्या नियंत्रण करने के 2 तरीके हैं वो कुछ इस तरह से, यानी जो माल्थस जी के अनुसार, जो माल्थस जी हैं उनके अनुसार ही इसका परिभाषा दिया हुआ है। और जो परिभाषा होता है उसका अलग अलग, यानी अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका अलग अलग तरीका होता है क्या है प्रेजेंट करने का। जैसे जो जनसंख्या के बारे में मेकाइवर पेज के अनुसार, जनसंख्या के बारे में अगस्त काम के अनुसार अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग क्या है, अलग अलग जो वैज्ञानिक, अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना मत देते हैं कि भैया हमारे अनुसार ये परिभाषा होगा। समझ में आ गया। तो दूसरा जो प्रश्न था इसको भी हमने बता दिया है और इसका आंसर क्या है आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना है और बोर्ड एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि जो आपका बुक और क्वेश्चन बैंक होता है उसमें तो बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, लेकिन उतना तो हमें लिखना नहीं है, जितना पूछा गया उतना भाई जब आंसर आप देंगे तो वहाँ पर भी एग्जामिनर भी संतुष्ट रहेगा और आप क्या है फुल नंबर भी पाओगे उसका। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, मध्य भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। जो मध्य भारत है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं इसके बारे में बताना है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, अननोन वॉइस है तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वॉइस सबसे ज़्यादा सुनाई देगी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रश्न पूछा गया कि मध्य भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हैं इसके बारे में बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, मध्य भारत में देखिए मध्य भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ भाग आंध्र प्रदेश के शामिल है। यानी कुछ भाग से क्या है आंध्र प्रदेश का शामिल है। यहाँ भारत की जनजातियों का लगभग, यहाँ पर देखिए जनजातियों की बात हो रही है, जनजातियों का लगभग 85% यानी 85% भाग क्या है निवास करता है, यानी निवास करता है 85%। कौन कौन से वो राज्य भैया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ भाग आंध्र प्रदेश का भी है। 85% लोग क्या है जो जनजातीय लोग हैं वो निवास करते हैं। तो तीसरे का आपका इस तरह से क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तैयार कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अपनी तैयारी को आप एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते तो हर लोग हैं, यानी जो क्वेश्चंस को तैयार करते हैं वो हर एक विद्यार्थी तैयार करते हैं, लेकिन टॉपर में क्या खास बात है ये आप लोगों ने कभी सोचा है, मैं आपको बता देता हूँ आज। देखिए टॉपर में एक बात होता है उसको जुनून क्या होता है भैया, पढ़ाई करने का और एक प्रकार से
क्या अच्छे मार्क्स लाने का, यानी हमें अच्छे परसेंट, जैसे एक टारगेट उसने क्या एक अपना गोल बना लिया है, एक अपने क्या है गोल बना लिया कि हमें 95% लाना है। वो कैसे लेकर आना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब उसको पता है कि मेहनत करना पड़ेगा, तो फालतू के जो क्या है आलस को छोड़कर, फालतू को कि भैया मुझे प्रश्न हमें पढ़ना ही नहीं आता और हमें क्या हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आपने आपका क्या है गोल, जो आपका एक गोल होना चाहिए वो क्लियर नहीं है कि हमें इतना परसेंट लाना है। अच्छे मार्क्स तो आपको लाना है, हाँ ये पता है, लेकिन एक अपना गोल बनाइए कि हमें 95 लाना है, 85 लाना है। उसी के हिसाब से जब आप तैयारी करेंगे तो गोल को अचीव करने में भी आसानी होगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, उपनिवेश काल से क्या है, उपनिवेश काल से पूर्व भारत में मैनचेस्टर क्या भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है, उपनिवेश काल से पूर्व भारत से मैनचेस्टर क्या भेजा जाता है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, उपनिवेश काल से पूर्व भारत से कपास मैनचेस्टर भेजा जाता था। क्या भेजा जाता था, वहाँ से कपड़े को परिष्कृत कर उसे पुनः भारतीय बाजार में भेजा जाता था। यानी यहाँ पर मैनचेस्टर भी आपका पूछा जाए तो वो आपका कपास से रिलेटेड आएगा। याद रखिएगा सोशियोलॉजी में जब भी ये पूछा जाए तो ये आप समझ लीजिएगा कि कपास से रिलेटेड है। समझ में आ गया क्या है, वहाँ से कपड़ों को परिष्कृत कर उसे क्या है परिष्कृत करके, यानी वहाँ से भेजकर उन्हें पुनः भारतीय बाजार में भेजा जाता था। यानी जो भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर भी आप कह सकते हैं, यानी अलग अलग जगह पर जाकर अलग, जैसे इंडिया के कई सारे मार्केट्स हैं तो वहाँ पर ये क्या है वितरण हो जाते हैं, जिसका आप कह सकते हैं। तो जो चौथा प्रश्न था इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसी तरीके से इसका आंसर देना है। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न, आरक्षण से क्या तात्पर्य है। जो आरक्षण है इससे आपका तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताना है। आंसर क्या है देखिए, वर्तमान से पुराने जाति भेदभाव को, जो वर्तमान है वर्तमान से पुराने जाति भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया उसी को हम आरक्षण कहते हैं। देखिए आरक्षण आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या है आरक्षण आपने सुना होगा, यानी कि आरक्षण देना, जो भी वैकेंसी आती है उसमें क्या कि भैया हमें छूट नहीं मिला है, आरक्षण नहीं मिला है, कि जैसे क्या एज ज़्यादा हो जाती है, तो उसी से रिलेटेड आप इसको भी समझ सकते हैं। क्योंकि ये समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्या है आपके जो आसपास घटित हो रहा है, जो आपके समाज में जो क्या है घटित हो रहा है, आपके समाज में जो चल रहा है सारा उसी से आधारित होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो आपका 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो क्या है कि क्षेत्रवाद को रोकने हेतु 2 उपाय बताइए। यानी जो क्षेत्रवाद है इसको रोकने के लिए आपको 2 उपाय बताना है, और ये समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। याद रखिएगा समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। पिछले साल का भी आप पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्षेत्रवाद वाला जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इसमें 2 उपाय हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण अथवा उसे रोकने हेतु निम्न उपाय हैं। यानी इस प्रकार से आपको एक हेडिंग डालना पड़ेगा, एक प्रकार से संकेत देना पड़ेगा एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर भी यही सब देखता है, कुछ वो अलग नहीं देखता है। और जो टॉपर भी होते हैं वो कुछ ऐसे ही लिखते हैं, वो जो गलतियां वो नहीं करते हैं। गलतियां क्या नहीं करते हैं, अब जैसे यहाँ पर 2 उपाय पूछा गया तो आपने डायरेक्ट नहीं लिख देना है, आपको इस तरह से लिखना है कि क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं, या कुछ इस प्रकार से। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो क्या है ज़्यादा बेटर लगता है एज ए कंपेयर टू जब आप उसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो 2 उपाय, सबसे पहला उपाय हमारा पूछा गया है भाषा संबंधी विवादों का समाधान। यानी जो भाषा संबंधी है इसके विवादों का क्या है समाधान करना, शीघ्र निकाल जाना, क्या है समाधान शीघ्र निकाला जाना चाहिए जो भाषा संबंधी विवाद है। समझ में आ गया। दूसरा है सभी लोगों को समान आर्थिक सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि अनावश्यक, यहाँ पर देखिए जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्यों की भावना ना उत्पन्न हो। यानी एक दूसरे से कि भैया उनको ज़्यादा मिला या उनको हमको कम मिला, तो सुविधा जो प्रदान की जाने वाली, यही सारा 2 उपाय है जो कि क्षेत्रवाद को क्या है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने शब्दों में भी इसका आप समझ सकते हैं, जैसा कि हमने शब्दों में समझाया। और जब आप इसको समझ लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप किताबी भाषा से ही लिखे तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। आप अपने शब्दों में कितना अच्छा आप एग्जामिनर को समझा ले जाते हैं उससे भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, सार्वजनिक परिवहन से आपका क्या तात्पर्य है। जो सार्वजनिक, यहाँ पर देखिए सार्वजनिक जो परिवहन है इससे तात्पर्य क्या है इसके बारे में बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर देना भी नहीं है, इतने में ही देना है। यहाँ पर देखिए सार्वजनिक परिवहन से क्या तात्पर्य, ऐसे लोगों द्वारा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले साधनों से है। यानी कहाँ यहाँ पर
कहा क्या गया है ये समझिए कि जो सार्वजनिक परिवहन है इससे तात्पर्य ऐसे लोगों द्वारा क्या है, जो कोई एक ऐसा लोग है जिससे क्या है एक स्थान से, यानी अब जैसे हम यहाँ पर हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे हम यहाँ पर हैं प्रेजेंट टाइम में क्या है उत्तर प्रदेश में, अब हमें क्या जाना है, बैंगलोर जाना है, कर्नाटक जाना है, तमिलनाडु जाना है या दुबई जाना है, कहीं पर समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। क्या है तो उस स्थान पर जाने वाले हेतु प्रयोग यानी हेतु प्रयोग किए जाने वाले साधनों, जैसे हवाई जहाज से हमें जाना है, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, क्या है कार से भी जा सकते हैं। तो परिवहन को क्या है सार्वजनिक परिवहन कैसे हैं आप इसको समझ सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। देखिए सारे को हम समझाएंगे। देखिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, समझ लेंगे तो आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। ये तो हमने किताबी भाषा और अपने शब्दों में भी मैं समझाता हूँ आपको। 8वां प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में वीजा व पासपोर्ट का प्रारंभ कब से माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो आवागमन है इसमें वीजा व पासपोर्ट, देखिए अब आपको कहीं दूसरे शहर में जाना है, जैसे अब अपनी इंडिया में तो आपको पासपोर्ट लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं या तुर्की जाना चाहते हैं, या आपको कहाँ जाना है, सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको वीज़ा लगेगा। क्या है, इंडिया का वीज़ा लगेगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में वीज़ा व पासपोर्ट प्रारंभ कब से माना जाता है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो आंसर देखिए कैसे इसका आंसर देना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 1918 के पश्चात अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में कोई भेद नहीं था। वही वीजा तथा पासपोर्ट किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का अपने देश के अतिरिक्त अन्य देश में भ्रमण, यानी अन्य देश से एक देश से दूसरे जगह पर आना जाना भ्रमण करने के लिए आवश्यक हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कब भैया प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 से बीच में अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को भैया कोई भेद नहीं था। वही वीजा का पासपोर्ट के द्वारा अब क्या ये भ्रमण करना, यानी एक देश से दूसरे देश पर आना जाना भ्रमण करना वही कहलाता है। वीजा पासपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय वाला पूरा समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। और देखिए स्टूडेंट वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपको कैसे मोटिवेशन चाहिए। देखिए मोटिवेशन मिलता है कि भैया आप लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, और हमें क्या चाहिए, आप लोग क्या है इस वीडियो पर प्यार दे रहे हो, अच्छे खासा आप क्या है शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, फिर हमें क्या है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना हमें अच्छा लगता है। समझ में आ गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। मैं आपको बता दूं अभी तक 60% स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता है। कितने को नहीं पता, ईमानदारी से स्टूडेंट क्या है, ईमानदारी से आप प्लीज़ बताइएगा कि कितने विद्यार्थी को, मैं बता रहा हूँ हमारे अंदाजा से 60% स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है, पूरा कंप्लीटली नहीं आता है। 40% को आता है, लेकिन वो क्या है ये सन नहीं जानते होंगे, नहीं तो ये नहीं जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय। तो बताइएगा कमेंट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। न ज़्यादा हार्ड पूछा जाएगा, ज़्यादा क्या है नॉर्मल पूछा जाएगा। नॉर्मल न ज़्यादा आपका क्या है हार्ड पूछा जाएगा क्वेश्चन, न ज़्यादा आपका क्या है बिल्कुल लो, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बिल्कुल पूछा ही ना जाए, मतलब एक प्रकार से जो सबसे ज़्यादा लो कह सकते हैं ना कि लो क्वेश्चन होता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1928 में कलकत्ता में हुई थी। देखिए इसका आंसर आपको 1928 है, और इसका थोड़ा आपको क्वेश्चंस में डाउट हो रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बुक में यही इसका आंसर दिया हुआ था। नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न कि पंचायतों के कोई 3 उत्तरदायित्वों पर चर्चा करना है आपको, यानी जो 3 उत्तरदायी हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाना, यानी जो आर्थिक विकास है इसके लिए योजनाएं व कार्यक्रम आपको बनाना है। सबसे पहला ये पंचायत के उत्तरदायित्व में है। दूसरा है आपका सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को चलाना, यानी जो सामाजिक न्याय है जैसे कि जो समाज के लिए क्या है एक प्रकार से लाभदायक हो, उसके लिए आपको क्या है ये न्याय चलाना है। तीसरा है शुल्क शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर क्या है अन्न कर आदि को लगाना व एकत्र करना, यानी अगर लगाना और हटाना, एक प्रकार से ये आपके पास एक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। तो पंचायतों को कोई
पंचायतों को कोई 3 उत्तरदायित्वों पर ऐसे ही आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 हमने बताया है, 4-5 हो सकते हैं, लेकिन 3 ही दे देंगे तो 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 11 नंबर देखिए क्या है, उत्तरदायित्व नियम क्या है यहाँ पर पूछा गया है। उत्तरदायित्व क्या है यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, उत्तराधिकार। सॉरी स्टूडेंट, देखिए कभी कभी क्या है वर्ड्स में गलती हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, उत्तराधिकार नियम तथा पितृवंशीय नातेदारी में क्या है, नातेदारी में अधिकार किसके पास होते हैं, यानी जो अधिकार है ये किसके पास होते हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो देखिए उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था में भूमि संबंधी अधिकांश पुरुषों के पास है, क्या है, अधिकांश पुरुषों के पास, महिलाओं के पास भूमि संबंधी अधिकार क्या है, सीमित होते हैं। तो जो आपका 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका बारे में आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जो कि आपकी सोशियोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।